कभी कभी मैच में हारना प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कैसे हारते हो। और पिछले कुछ हफ्तों में टीम इंडिया सिर्फ मैचेस नहीं हारी, बल्कि उन्होंने अपने ऊपर बने उस ट्रस्ट को भी काफी हद तक हिला दिया है। एक तरफ वो टीम इंडिया जो कुछ ही टाइम पहले वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, जिसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि आने वाले कुछ सालों में इस टीम को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होने वाला है। और दूसरी तरफ वही टीम इंडिया जो आयरलैंड जाती है और वहां सीरीज हार जाती है, फिर इंग्लैंड जाती है और वहां पर भी वो हार जाती है। ओडीआई में भी रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे सीनियर प्लेयर वापस आ जाते हैं, लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं बदलता। और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इंडिया हारी क्यों, असली सवाल ये है कि क्या इतनी स्ट्रॉन्ग टीम, इतनी टैलेंटेड स्क्वाड, इतने बड़े नाम होने के बाद भी आखिर प्रॉब्लम है कहां पे? क्या इशू कैप्टनगिरी का है? क्या कोचिंग स्टाफ से गलती हो रही है? क्या सिलेक्शन कमेटी गलत डिसीजन ले रही है? या फिर हम वर्ल्ड कप जीतने के बाद थोड़ा ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके थे? क्योंकि सच ये है कि ये सिर्फ एक या दो मैचेस की स्टोरी नहीं है, ये पूरे आयरलैंड और इंग्लैंड टूर की कहानी है, जिसने टीम इंडिया के फ्यूचर को लेकर बहुत सारे नए सवाल खड़े कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, 2027 वर्ल्ड कप अब इतना भी दूर नहीं है। अगर अभी भी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं हुई तो बाद में शायद बहुत देर हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर आयरलैंड और इंग्लैंड टूर पे ऐसा क्या हुआ जिसने वर्ल्ड कप चैंपियन को क्वेश्चंस के घेरे में लाके खड़ा कर दिया। और साथ ही बात करेंगे उन तीन सबसे बड़े नामों की जिनके ऊपर इस समय सबसे ज्यादा प्रेशर है, हमारे कैप्टन साहब शुभमन गिल, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं पास्ट में। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया को लेकर एक अलग ही हाइप क्रिएट हो चुकी थी। लोग सिर्फ इंडिया को स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बोल रहे थे, बल्कि फ्यूचर की सबसे डेंजरस टीम बोल रहे थे। और इसके पीछे रीजन भी था। हर डिपार्टमेंट में डेप्थ थी, बैटिंग में मैच विनर्स थे, बॉलिंग में एक्सपीरियंस, बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग थी कि कोई भी प्लेयर बाहर हो जाए रिप्लेसमेंट तैयार मिलता था। उसके बाद आईपीएल हुआ और आईपीएल ने इस कॉन्फिडेंस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। रोज 220, 240, 250 रन बन रहे थे और कई बार वो स्कोर चेज भी हो रहे थे। पूरी दुनिया इंडियन प्लेयर्स की क्वालिटी देखकर हैरान थी। इंग्लैंड के एक्सपर्ट्स, ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्लेयर, साउथ अफ्रीका के एक्सपर्ट्स, हर जगह एक ही बात चल रही थी कि इंडिया के पास इतना टैलेंट है कि अगले कुछ सालों तक ये टीम वर्ल्ड क्रिकेट डोमिनेट कर सकती है। पाकिस्तान के कोच ने भी ओपनली एक्सेप्ट किया था कि प्रॉब्लम पाकिस्तान की क्वालिटी नहीं, प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का लेवल ही कुछ और है। मतलब एक्सपेक्टेशन तो यहाँ पर थी, लेकिन फिर आया आयरलैंड टूर और वहीं से कहानी पलटनी शुरू हो गई। सबको लगा था कि यंग प्लेयर्स को चांस मिलेगा और इंडिया इजीली सीरीज जीत जाएगी, लेकिन T20 इंडिया हार गई। सबको शौक लगा, लेकिन फैंस ने कहा कोई बात नहीं। सबको पूरा भरोसा था कि अगले मैच में इंडिया स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। आयरलैंड ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता, बल्कि पूरी सीरीज ही अपने नाम कर ली। यहाँ पे पहली बार लोगों ने सोचना शुरू किया कि कहीं प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन से भी बड़ी तो नहीं है। उसके बाद इंग्लैंड टूर शुरू हुआ और ऑनेस्टली यही सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली, क्योंकि सबको लग रहा था कि आयरलैंड वाले हार का जवाब इंग्लैंड में मिलेगा। लेकिन टीम इंडिया एक भी T20 मैच नहीं जीत पाई। सीरीज कंप्लीटली वन साइडेड दिखाई दी और इसी पॉइंट पर क्रिटिसिज्म सीरियस होना शुरू हुआ। फिर ओडीआई सीरीज आई, रोहित शर्मा वापस आए, विराट कोहली भी वापस आए, जसप्रीत बुमराह भी टीम के साथ थे। मतलब जितने सीनियर प्लेयर से फैंस को उम्मीद थी सब अवेलेबल थे, लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं बदला। यही वो मोमेंट था यहाँ डिस्कशन प्लेयर से हटकर मैनेजमेंट तक पहुंच गया, क्योंकि जब एक्सपीरियंस प्लेयर भी आ जाएं और परफॉर्मेंस फिर भी इंप्रूव ना हो तो प्रॉब्लम सिर्फ प्लेइंग 11 में नहीं होती। उसके बाद सबसे पहला नाम डिस्कशन में आया शुभमन गिल का। चैंपियन ट्रॉफी के बाद उन्हें ओडीआई कैप्टन बनाया गया था और ऑनेस्टली कैप्टन बनाना कोई गलत डिसीजन नहीं था। मैनेजमेंट फ्यूचर बिल्ड करना चाहती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी धोनी ने विराट कोहली के लिए ट्रांजैक्शन प्लान किया था। गिल की बैटिंग भी बुरी नहीं रही, रन्स भी आ रहे थे, लेकिन कैप्टन की सक्सेस सिर्फ रन से डिसाइड नहीं होती। कैप्टन की असली पहचान रिजल्ट से होती है और वही जगह है जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं। गिल के कैप्टन बनने के बाद अगर अफगानिस्तान को छोड़ दें तो इंडिया किसी भी टॉप अपोजिशन के खिलाफ सीरीज नहीं जीत पाई। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अब इंग्लैंड, तीन बड़े ओपोनेंट, तीन डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। इसलिए क्रिटिसिज्म सिर्फ इस बात का नहीं है कि शुभमन गिल रन बना रहे हैं या नहीं, क्रिटिसिज्म इस बात का है कि उनकी कैप्टनगिरी में टीम इंडिया विनिंग मोमेंटम लॉस करती हुई नजर आ रही है। और वर्ल्ड कप में अब सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं। अब मैनेजमेंट के पास नए एक्सपेरिमेंट करने का लग्जरी टाइम नहीं रहा। शुभमन गिल को ही इस रोल में इंप्रूव करना होगा, क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं आए तो नेचुरली कंपैरिजन रोहित शर्मा से होंगे और लोग ये जरूर कहेंगे कि कैप्टनगिरी चेंज करना जल्दबाजी थी। अब बात करते हैं गौतम गंभीर की। कोच होने के नाते उनके डिसीजन पर भी सवाल उठ रहे हैं। टीम सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन, प्लेइंग 11 सब पर क्वेश्चन
उठ रहे हैं। संजू सैमसन को ड्रॉप करना, वैभव सूर्यवंशी को बाहर बिठाना और कुछ प्लेयर्स को लगातार चांसेस देना, फैंस को ये डिसीजन समझ नहीं आए। सबसे सरप्राइजिंग बात ये भी रही कि कुलदीप यादव जैसे एक्सपीरियंस स्पिनर को प्रॉपर यूज ही नहीं हुआ। जब स्क्वाड में प्लेयर मौजूद हो और उसे अपॉर्चुनिटी ही ना मिले तो सवाल उठना नॉर्मल है। ऑल राउंडर्स को लेकर भी स्ट्रेटेजी डिस्कस हो रही है। अगर हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं है और रविंद्र जडेजा स्क्वाड में नहीं है तो फिर टीम बैलेंस का प्लान क्या था? रिपोर्ट्स के मुताबिक रिव्यू मीटिंग भी होने वाली है जहां गौतम गंभीर को अपना रोड मैप एक्सप्लेन करना पड़ेगा और अगर आने वाले टूर्स में भी रिजल्ट इंप्रूव नहीं हुए तो प्रेशर और बढ़ने वाला है। अब तीसरा नाम अजीत अगरकर। सिलेक्शन कमेटी भी इस क्रिटिसिज्म से बच नहीं पाई। अगर आईपीएल को सिलेक्शन का सबसे बड़ा बेंचमार्क माना जाता है तो फिर आईपीएल विनिंग टीम आरसीबी के प्लेयर्स को इग्नोर क्यों कर रही है? रजत पाटीदार जैसे परफॉर्मेंस को चांस क्यों नहीं मिला और कुछ आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को इतना लॉन्ग रोप क्यों दिया गया? ये वही क्वेश्चन है जिनका जवाब फैंस भी चाहते हैं और शायद बीसीसीआई भी। सिलेक्शन का मतलब सिर्फ फ्यूचर देखना नहीं होता, करंट परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करना भी होता है और इसी वजह से अजीत अगरकर की स्ट्रेटजी पर भी सवाल उठ रहे हैं। ओवरऑल अगर पूरे आइलैंड और इंग्लैंड टूर को देखा जाए तो प्रॉब्लम सिर्फ डिफीट्स नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि इस टूर के बाद टीम इंडिया ने क्वेश्चन ज्यादा छोड़ दिए और आंसर बहुत कम दिए और वर्ल्ड कप से पहले ये सिचुएशन किसी भी टीम के लिए आइडियल बिल्कुल नहीं होती। तो ओवरऑल अगर इस पूरे आयरलैंड और इंग्लैंड टूर को एक लाइन में समराइज करें तो टीम इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ हारना नहीं थी बल्कि हर डिफीट के बाद वही गलतियां रिपीट होना थी। एक वर्ल्ड कप चैंपियन टीम से फैंस की एक्सपेक्टेशंस नेचुरली बहुत ज्यादा होती हैं। इसलिए जब आप आयरलैंड जैसी टीम से सीरीज हारते हो, इंग्लैंड के खिलाफ एक भी टी20 मैच नहीं जीत पाते और ओडीआई सीरीज में भी आप डोमिनेट नहीं कर पाते तो क्वेश्चन उठना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अभी भी पैनिक करने का टाइम नहीं है क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के पास अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करने और उन्हें इंप्रूव करने का मौका है। बस जरूरत है तो सही डिसीजन लेने की, प्लेयर्स पर ट्रस्ट दिखाने की और सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड पर रिजल्ट देने की, क्योंकि क्रिकेट में फैंस प्रॉमिस नहीं परफॉर्मेंस याद रखते हैं। और अगर आने वाले कुछ महीनों में टीम इंडिया ने स्ट्रॉन्ग कमबैक कर दिया तो आज जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वही लोग कल सबसे ज्यादा तारीफ भी करेंगे। लेकिन अगर यही परफॉर्मेंस कंटिन्यू रही तो 2027 वर्ल्ड कप से पहले प्रेशर और क्रिटिसिज्म दोनों काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके हिसाब से टीम इंडिया की करंट सिचुएशन का सबसे बड़ा रीजन क्या है? शुभमन गिल की कैप्टनगिरी, गौतम गंभीर की कोचिंग, अजीत अगरकर की सिलेक्शन पॉलिसी या फिर प्रॉब्लम कहीं और है? अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।